हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास में उपस्थित हुए हैं और आप लोगों की ये जो डेली के करंट अफेयर की क्लास है, ठीक है, उसमें आप लोग बने रहिए। और हमारे जो और भी सेक्शंस हैं जैसे डेली प्रश्नोत्तरी, तो उसमें भी आप बने रहिए, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलने वाला है। और ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है, कि आपके एग्जाम में एज अ क्वेश्चन आए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो कौन है, हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड 2025 फॉर हिंदी। तो किसको दिया गया है, सुरेश गोविंद राव सामंत को दिया गया है, या फिर नितिन कौशल को दिया गया है, सुशील शुक्ला को दिया गया है, या फिर नैना अग्रवाल को दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी जो हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है। तो वो दिया गया है किसको, वो दिया गया है सुशील शुक्ला को। किसको दिया गया है, सुशील शुक्ला को दिया गया है। तो हिंदी में सुशील शुक्ला को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है सुशील शुक्ला को। ये कौन है सुशील शुक्ला, इनके बारे में देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सुशील शुक्ला है, या इस अवार्ड के बारे में देखें हम, तो साहित्य अकादमी के द्वारा ये जो बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार का जो आयोजन किया गया है, अभी कब किया गया है, 14 नवंबर को हमारा बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, उसी दिन बाल साहित्य पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड का या इस अकादमी का, जो साहित्य अकादमी है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, विभिन्न भाषाओं की जो संस्कृतियां हैं, उनमें उच्च गुणवत्ता वाले जितने भी साहित्य होते हैं, चाहे संस्कृत साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये उत्सव मनाया जाता है। तो अभी 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन ही ये साहित्य पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है, सुशील शुक्ला को। तो ये है सुशील शुक्ला, ठीक है, इनको हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, हिंदी साहित्य का, ठीक है। उत्कृष्टता का सम्मान करने हेतु बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत ध्यान रखिएगा 2010 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2010 में की गई थी, ठीक है। 22 भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान से सम्मानित किया गया है। किसको, सुशील शुक्ला को, ठीक है। पात्रता क्या होनी चाहिए, पात्रता होती है जो बाल साहित्य पुरस्कार होता है उसके लिए, या जो साहित्य पुरस्कार है उसके लिए, बाल साहित्य पुरस्कार के लिए पात्रता क्या बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा, लेखक जो है को क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। साथ में जो है उनकी जो पुस्तक है जिसकी उन्होंने रचना की है, जो उसकी उनकी पुस्तक है, 9 से 16 वर्ष की आयु के पाठकों के लिए उसकी मूल रचना में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी मेन पात्रता होती है, वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो इनको किसको दिया गया है, 2025 को, ध्यान रखिएगा, सुशील शुक्ला को दिया गया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में जनजाति केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है भाई, ठीक है। रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च अ ट्राइब फोकस, ठीक है, जीनोम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जीनोम जो सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च करने वाला भारत में कौन सा राज्य है, झारखंड है, उड़ीसा है, या गुजरात है, या फिर मध्य प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा कौन लॉन्च कर रहा है, तो ये लॉन्च कर रहा है गुजरात के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, गुजरात सरकार के द्वारा जो है जनजातियों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। किसके द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा। क्या कुछ खास है इसके बारे में देखते हैं। तो गुजरात सरकार ने देश की पहली यानी भारत की पहली आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की है, ठीक है। किसने, गुजरात सरकार ने की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि जो आदिवासी समुदाय है, जो आदिवासी समाज है, उसमें
आनुवांशिक समस्याओं की पहचान करना, ठीक है, आनुवांशिक समस्याओं की पहचान करना, व्यक्तिगत उपचार भी संभव बनाना और राष्ट्रीय स्किल सेल जैसे एनीमिया उन्मूलन मिशन जैसी सरकारी स्वास्थ्य नीतियों को भी प्रदान करना, उनको समर्थन करना और उसको प्रदान करना। यानी जो हमारे आदिवासी समाज है, आदिवासी के लोग हैं, उनकी जो आनुवांशिक समस्याएं हैं, ठीक है, व्यक्तिगत उपचार नहीं हो पाता इनमें, ठीक है, तो उनमें काफी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये चलाया गया है। कौन सा मिशन चलाया गया है? आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना। किसके द्वारा? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये देखिए कुछ यहाँ के फैसले लिए गए हैं, ये कुछ आदिवासी समुदाय है जिसको ये अच्छे से क्या कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जीनोम प्रोजेक्ट कौन सा सरकार चला रही है? तो गुजरात सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। यह एक शोध पहल है जिसे कब 2020 में शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व किसके द्वारा? बंगलौर में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा? भारतीय विज्ञान संस्थान के मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका जो लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा, कई उच्च प्राथमिक वाले रोगों और अन्य असामान्य आनुवांशिक विकारों के लिए, ठीक है, संकेत विकसित करना या संकेतक विकसित करना इसका मेन उद्देश्य है या इनका मेन लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को किस अभ्यारण्य को औपचारिक रूप से सूचित करने का निर्देश दिया है? ठीक है, जो देश का पहला कोर्ट द्वारा घोषित अभ्यारण्य होगा। तो भारत में कौन सा ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि जो कोर्ट के द्वारा घोषित पहला अभ्यारण्य माना गया है? ठीक है, कोर्ट के द्वारा घोषित पहला अभ्यारण्य माना गया है। तोपचांची वन्य जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य या सारंडा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ध्यान रखिएगा कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में किया गया है? तो वो किया गया है सारंडा वन्य जीव अभ्यारण्य में। किस में किया गया है? सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारंडा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये झारखंड के सिंह भूमि जिले में है, ठीक है। कहाँ पे है? झारखंड के सिंह भूमि जिले में है, जहां पे इसका ये देखिए ये है हमारा सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित। सारंडा जो वन क्षेत्र है, यहाँ पहले वन क्षेत्र था, ये एशिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता था, ठीक है, माना जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे? झारखंड के पश्चिमी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सिंह भूमि जिले में स्थित है, ठीक है। झारखंड के पश्चिमी सिंह भूमि जिले में स्थित है कौन सा? सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह एशिया के सबसे बड़े साल के जंगलों में से एक माना जाता है। जो साल का वृक्ष होता है, देखिए ये बड़े बड़े साल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बड़े बड़े साल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एशिया के सबसे बड़े साल के जंगलों यानी साल के वृक्षों का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है कौन सा? सारंडा, ठीक है। तो विशेषता क्या है कि ये जंगल उड़ीसा और झारखंड दोनों की बॉर्डर पे स्थित है। उड़ीसा और झारखंड दोनों के सीमा पे स्थित है। और किसके लिए? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र भी माना जाता है। बायोडायवर्सिटी का प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा माना जाता है? सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य या सारंडा वन क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। सारंडा वन जिसका अर्थ है 700 पहाड़ियों की भूमि, यानी ये पहाड़ी क्षेत्र है और इसके ऊपर से भी क्या है? बहुत बड़े बड़े साल के वृक्ष दिखाई देते हैं। भारत के सबसे समृद्ध साल वनों में से एक है तथा यह एक महत्वपूर्ण हाथी गलियारा भी है। यहाँ से हाथियों का आना जाना भी होता है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का निर्देश दिया है, ठीक है। तो ये है वो सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य। आई होप समझ में आया होगा आपके अच्छे से। चलिए देखिए ये रहा स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के संदर्भ में भारत की रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विथ
with reference to India's ranking in the recently released Climate Risk Index 2025 considered the following statement। क्या कह रहा है इसके बारे में कि पहला स्टेटमेंट है 1993 से 2000 तक की जो दीर्घकालीन CRI आंकड़ों पर आधारित है ये, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, यह सूचकांक पहली बार 2006 में जर्मन वाच के द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका कि CRI में भारत की जो रैंकिंग है 2025 के लिए वो 6वां स्थान रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, 1 2 3, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारा जलवायु जोखिम सूचकांक। भारत को क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी CRI में 6वें स्थान पर रखा गया है। कौन से स्थान पर रखा गया है, 6वें स्थान पर रखा गया है, जो दर्शाता है कि यह 1993 से 2000 की अवधि में अपने चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित शीर्ष 10 देशों में से एक माना गया था, ठीक है। और क्या इसके फैक्ट है कि यह परमाणु संयंत्रों से संबंधित चरम पुरातात्विक इतिहासों का आकलन करने वाले देशों पर जो आर्थिक प्रभाव होता है उसका आकलन करता है या उसका आकलन प्रदान करता है, ठीक है। जलवायु जोखिम सूचकांक, ये जो हमारा जलवायु क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ठीक है, उसकी कुछ इस तरीके से रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो 6वीं है। कौन सी रैंकिंग है, 6वीं है, ठीक है। अब इंडिया के बारे में देख लें या इसके बारे में देख लें हम, इस सूचकांक में ध्यान रखिएगा अंतिम या नीचे के स्थान पर सबसे कम प्रभावित देशों को रखा जाता है। ध्यान रखिएगा जो सबसे कम जलवायु से प्रभावित देश हैं उनको सबसे अंतिम स्थान पे रखा जाता है, ठीक है, और अधिक प्रभावित देशों को उच्च रैंकिंग दी जाती है। तो भारत का 6वां स्थान है, तो ध्यान रखिएगा भारत भी क्या है, इस रिस्क जोन में आता है, भारत भी क्या है, इस रिस्क जोन में आता है। 2025 में कुल कितने देश शामिल थे, तो 117 देशों को शामिल किया गया था। और जो हमारा जलवायु जोखिम सूचकांक है ये कम जोखिम वाले देशों में है ना, सबसे कम जोखिम वाले देश में किसका स्थान आता है, आइसलैंड का आता है। दूसरे स्थान पे वही नॉर्वे का आता है, तीसरे स्थान पे स्वीडन का आता है, चौथे स्थान पे फिनलैंड का आता है और 5वें स्थान पे सिंगापुर का आता है। तो सबसे 171वां देश कौन सा है इस जोखिम सूचकांक में, तो वो होगा हमारा आइसलैंड होगा। कौन होगा, आइसलैंड होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम जलवायु जोखिम सूचकांक होता है। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो इंडिया की रैंकिंग 6वीं है। 2025 में इंडिया की रैंकिंग 6वीं है। कब शुरू किया गया था इसको, जर्मन वाच के द्वारा 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरे पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा किया है, तो कौन सा देश है वो, ठीक है। Recently, which country has announced to build the world's deepest underwater research laboratory, तो वो कौन सा कंट्री है कि जो जल के नीचे यानी गहरे पानी समुद्र के नीचे अपनी पहली अनुसंधान प्रयोगशाला बना रहा है, लेबोरेटरी बना रहा है, ठीक है। भारत है, फ्रांस है, अमेरिका है या ब्रिटेन है, तो कौन सा देश है, तो ध्यान रखिएगा भारत, ठीक है। कौन सा देश है, भारत बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है, हिंद महासागर में बना रहा है, ठीक है, हिंद महासागर में बना रहा है। तो ये देखिए वो वाटर के नीचे हिंद महासागर में लगभग 6000 मीटर, ठीक है, 6000 मीटर की गहराई में दुनिया का सबसे गहरे पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा किया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, तो गहरे समुद्र में जो बायोडाइवर्सिटी है और भूवैज्ञानिक संरचनाओं और रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए बनाया जा रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। तो ये वो लेबोरेटरी है, वो ये अनुसंधान रिसर्च प्रयोगशाला है, ठीक है, जो हिंद महासागर में, कहाँ पे, हिंद ओशन में बनाया जा रहा है, हिंद महासागर में बनाया जा रहा है। हिंद महासागर में बनाया जा रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।